चलिए 17 जनवरी का आज जो पेपर मैं कराऊंगा 17 जनवरी 2023 का पर्यावरण, बोले तो ईवीएस, पेडागोजी और साथ में ट्रिक से होगा। जितना ट्रिक लग जाए, जितना टैग वर्ड लग जाए, आप लोग कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी क्लास हो, क्योंकि इसके साथ में हमको हिंदी पेडागोजी भी कराना है। ठीक है, दोनों धांसू तरीका से कर लिया जाए ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। चलिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न तो आप जो जानते हैं कि कल हम बनवाए थे बोर्ड पर, इसको छोड़ के चलते हैं क्योंकि भाई मोबाइल में बना नहीं पाते हैं। 62 नंबर पर आइए, आप लोग जवाब दीजिएगा, मजा आएगा। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेल लिपि पर आधारित कितने बिंदु होते हैं भाई? हाँ चलिए, 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि का। आपका उत्तर 62 का बी पर चला गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बावड़ी का अर्थ क्या है आप लोगों को पता? हाँ, सीढ़ीदार कुआं को बावड़ी कहते हैं, जो प्राचीन परंपरा है जल संग्रह करने की व्यवस्था का। ठीक है, अगला है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया जब धीमी होती है, जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो, धीमा कब होगा? जब पृष्ठ क्षेत्रफल, आप लोग जवाब दीजिए, घटता है और नमी, वायु में नमी अधिक होती है। नहीं, हाँ हाँ यही होगा उत्तर आपका 64 का चला जाएगा डी पर, क्योंकि जब पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाएगा और नमी जो है अधिक हो जाएगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, देखिए 64 नंबर आप लोग बोल रहे हैं कि फिर से समझाइए, थोड़ा सा मेरा डिटेल रूप से समझिए। वाष्पन पूछ रहा है, ठीक है, ये साइंस का टॉपिक है। वाष्पन, एक मान लीजिए गिलास ले लीजिए, ठीक है, समझिए ध्यान से, और एक छीपा ले लीजिए। छीपा, दोनों में पानी डाल दीजिए, तो क्षेत्रफल किसका कम है? गिलास का। और छीपा का क्षेत्रफल क्या है? तो किसमें, अगर दोनों को प्रकाश में रखा जाए तो किसमें ज्यादा पानी सोखेगा? छीपा में, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसमें कम सोखेगा, किसमें कम होगा वाष्पन? तो जिसका क्षेत्रफल कम हो उसका वाष्पन कम होगा। ठीक है, और नमी ज्यादा रहेगा तो कपड़ा सूखता है। अगर यही गिलास को और यही छिपा के पानी को यदि वायुमंडल में रख दिया जाए तो क्या पानी सूखेगा? नमी वाले में नहीं सूख पाएगा। हाँ, तो यही बोल रहा है कि घटता है जब वायुमंडल में नमी अधिक हो और पृष्ठ क्षेत्रफल घटती हो तब। अब आइए नेक्स्ट पर। एक अध्यापक विभिन्न सब्जियों को उनके खाने के भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह क्या दिखाएगी? बताइए, लहसुन क्या खाइएगा? लहसुन का बल्ब खाते हैं, लहसुन का, है ना, लहसुन का बल्ब खाते हैं, आप सभी को पता है ना, बल्ब टाइप का होता है उसमें, और उसमें आप लोग जानते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन का क्या खाते हैं? बल्ब। नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देश्य सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था? 2015 में किन के विस्थापित किसके द्वारा किया गया है? तो धारणीय विकास लक्ष्य, याद रखिएगा, एक नया वर्ष आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि धारणीय विकास लक्ष्य कभी भी पूछेगा तो 2015 की बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है? डीजल और पेट्रोल और कच्चा तेल। देखिए, पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल, है ना, ये सब जो हो जाएगा वह पद तेल प्रयुक्त होता है। इसके लिए चलने वाला, चलता है, हाँ चलने वाला, ये लिखा हुआ है पद तेल, चलने वाला, जिससे कुछ चले। ठीक है, तो कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब होगा। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों के युगल चुनिए। कौन कौन है, फटाफट करिए। लक्षद्वीप, चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है। जल विभाजक के बारे में सही पूछ रहा है। ये बोला भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, अच्छा बात है। व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है ना। योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण, कौन कौन सही जाएगा। देखिए ये आपका है व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, व्यक्तिगत वाला गलत, ठीक है। योजना बनाने के लिए निधि कोष का आवंटन करेंगे, जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करेंगे। आपका उत्तर बी पर क्या। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद है, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि चंगपा जो है जनजाति, बताइए क्या इसके बारे में, 4 ऑप्शन में कौन मारिएगा। चंगपा मतलब हाँ, पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है और एक बकरी रखती है, उसका नाम क्या है, पश्मीना, है ना। और वो -40 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, 5000 मीटर ऊंचाई पर रहता है। और साथ में चंगपा जनजाति जिस टेंट में रहता है उस टेंट को रेबो कहते हैं, और जिस में टेंट में जानवर रखा जाता है उसको लेखा कहते हैं। यही ना सब पढ़े आप लोग, पूरा खत्म हुआ। भारत की राजधानी स्थित सापेक्ष चंडीगढ़ और देहरादून की दिशाएं क्रमशः बताना है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है और चंडीगढ़ आपका हरियाणा। चंडीगढ़ कहाँ पड़ेगा दिल्ली से, बताए। उत्तर और पश्चिम के साइड में पड़ता है हरियाणा चंडीगढ़, और यहाँ से देहरादून पूछा जा रहा है दिल्ली से, तो आपका हो जाएगा उत्तर और पूर्व की ओर पड़ता है देहरादून। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता होगा कौन सा राज्य कहाँ है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कुछ भी कोई भी आपको पढ़ा ले लेकिन सिखा नहीं पाएगा जब तक आप भारत का नक्शा में सारे राज्य को नहीं देखिएगा कि कौन राज्य किधर है, याद नहीं हो, भारत का नक्शा बनाने नहीं आता हो, तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ को दुरुपयोग में योगदान देता है, कौन सा होगा। अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों को नियमित प्रयोग और उपयोग करना, यही होगा ना। नियमित प्रयोग और उपयोग, ये आपका हो जाएगा। अन्य परिवारों के साथ में दुरुपयोग में योगदान देता है, यही, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एवं महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। तो उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में किसे निर्दिष्ट करता है। उत्प्रवासन, देखिए प्रवासन मने आप जिस देश में रहते हो, उपप्रवासन मतलब उत्प्रवासन मने होता है आप दूसरे देश में जा रहे हैं ना। हाँ, एक देश से बाहर स्थान बदलना उपप्रवासन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, वह स्थान जहां चंगपा अपनी भेड़ और बकरियों को रखता है क्या कहलाता है। हाँ, जहां भेड़ बकरी को रखा जाता है, बोले तो जानवरों को, उसको लेखा कहते हैं। जहां खुद रहता है चंगपा उसको रेबो कहते हैं। ये सब टेंट है, इस प्रकार से टेंट होता है ना। निम्नलिखित में कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करता है। देखिए विषय वस्तु तो ये नहीं होगा। अधिगम सहजकर्ता ये बहुत हिट होता है। सह अधिगमकर्ता माने साथ में होए, वो भी ठीक है। व्यवहार रूपांतरण नहीं, मात्र दुई को सही करना है, तो बीसी ही सबसे बेटर आपको दिखाई दे रहा है। अगला है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रकरण में बज समूह का दायित्व है। बज समूह का क्या दायित्व है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पर नियंत्रण रखना, ईवीएस संपादन, लक्ष्यों को आकलन, नियंत्रण गलत। बज समूह में क्या होता है, छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना ही बज समूह कहलाता है। मैंने छोटा छोटा काम कर लिए, और जब कर लिया तो एक और समस्या दे दिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
बद्ध समूह। तो आज से देखिए कोई कहेगा कि ये सारे पेडागोजी है, तो पेडागोजी है नहीं, सीधा सा इसको रटने का एक मतलब रट जाना पड़ेगा आपको। कैसे रटना पड़ेगा, तो बद्ध समूह लिख करके इसको लिख लेना होगा, वरना जब कार्य पूरा हो जाए तो एक छोटा सा कार्य और दे देना, है ना, एक समस्या और दे देना। ये आपका हो गया बद्ध समूह। चलिए अगला प्रश्न काफी बड़ा है, चलिए पढ़ते हैं। जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। ठीक है, सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़े। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है, और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है, बताइए, बहुत मजेदार है। फर्स्ट हो जाएगा मानव पर्यावरण के बीच संबंधों को जागरूकता विकास करना, जागरूक रहेगा तो नहीं तोड़ेगा। मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, ये भी ठीक है, जागरूकता का विकास करना। मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास, सही है, पर्यावरण अगर संरक्षित नहीं रहेगा तो मानव का अस्तित्व खत्म। पर्यावरण समस्याओं को समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एवं बोध भाई उचित कार्यवाही, कार्यवाही गलत हो गया, उत्तर आपका ए बी सी। नेक्स्ट है कि किसी चिन्हित पर्यावरण समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है, तो समस्या समाधान विधि जो है वह सबसे ज्यादा क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। ठीक है भाई, इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, बताएं, बहुत मजेदार है। सामुदायिक संसाधन, क्या लिखा हुआ है कि संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है, तो रेवती क्या चाह रही है, तो सामुदायिक संसाधन, इसमें सारे कोई आ जाएंगे, है ना। सामुदायिक संसाधन, ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में छात्रों में बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होगा, बच्चा अगर बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है तो क्या होगा, बताएं। छात्र प्रत्यय को बेहतर समझते हैं। अगर बच्चा खूब प्रश्न पूछ रहा है तो समझिए कि पढ़ाई उसको उसके लिए, है ना, अर्थपूर्ण है। अनुशासन गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और फिर से कहानी टाइप का प्रश्न आ गया, चलिए मजेदार तरीका से पढ़ेंगे। स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो स्वामी के पिता पानी का केन देखते हैं और स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का केन क्यों खरीदना पड़ता है, नदी में तो पानी बह ही रहा था, केन क्यों खरीदा। तो स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए, यदि आप ही पिता होते, अगर आपका बच्चा पूछता कि पापा ये जो नदी बह रहा है, इतना पानी बह रहा है, तो हम लोग क्यों भाई डब्बा वाला पानी खरीद के पी रहे हैं, तो आप क्या करते, 4 ऑप्शन में बता दीजिए। डी करते। फर्स्ट पढ़ लेते हैं। स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी दूषित हो जाता है और ऐसा पानी सुरक्षित नहीं रहता, ऐसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे। स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु और अन्य परजीवी हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, इससे भी भाई काम नहीं चला। स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उचित करके स्वच्छ बनाया गया है, नहीं। स्वामी से कहना चाहिए कि वहां नदी के पानी और पानी के केन में रखे पानी
को गिलास में रखकर अवलोकन करे और अंतर करे, तब न पता चलेगा कि पीने योग्य है या नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? चलिए प्रभावी विचार विमर्श पर आते हैं। आप 4 ऑप्शन में प्रभावी विचार विमर्श कौन मारिएगा? हाँ, अगर विचार विमर्श हो रही है तो मूल विषय से हटकर तो नहीं होगा, सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा। आलोचना, भाई विचार विमर्श तक बैठ करके खाली आलोचना करेंगे नहीं। सर्वोत्तम दृष्टिकोण पहचान करने में मदद, सर्वोत्तम यहाँ गलत है, क्यों सर्वोत्तम करेंगे भाई? चलिए देखिए, सर्वोत्तम सबसे अच्छा उपयोग है ना, उत्तम, अच्छा। हाँ, आप लोगों का टाइम ठीक नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन वाले को सूचित करेगा, आप लोगों का चेहरा दिखा दे ऑनलाइन वाले। आप लोगों का टाइम सही नहीं है, 6 बजे बुलाया जा रहा है तब आते कहीं नहीं 6 बजे, आधा क्लास खत्म तब आते हैं। चलिए, कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए। लड़कियां पौधे को पानी देगी। देखिए, कुश ने इसका विरोध करते हुए कहा, लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती है ना? कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को संबोधित करना चाहिए। बताइए, ये तो रूढ़िवाद धारणा था ही ना, विरोध किया वो बच्चा, तो कौन सा उत्तर होगा? 84 का डी। बच्चे से कहना चाहिए कि वह इस पर चर्चा करे और लड़कियों से क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। जब भी जहां भेदभाव की बात आ जाती है बच्चों में, तो वहां चर्चा का एक मुद्दा बन जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि लड़कियां गड्ढा नहीं खोद सकती है क्या? तो उस पर क्या करेंगे? सोचेंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब ताकतवर वाली बात बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, देख ही रहे ना कि लड़का ज्यादा ताकतवर होता है तो गड्ढा खोदेगा, ये सब गलत बात है। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध बताना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बोला, किसी छात्र की शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों विधियों के क्षेत्रों से, ठीक है? देखिए, शैक्षिक क्षेत्र भी देखना है और वो जहां गैर शैक्षिक क्षेत्र भी देखना है, दोनों हो गया। पढ़ाई वाला भी लाइन और खेल वाला भी आपका हो गया। आकलन में नियमितता, ये सही नहीं है। सीखने की समस्या की पहचान, ये बेटर नहीं है। देखिए, व्यापक माने क्या होता है? व्यापक माने कुछ अच्छा, तो उसका पढ़ाई वाला लाइन भी देखिए और उसका लाइफ भी देखिए कि क्या है लाइफ, अपने लाइफ में, जीवन में। चलिए, प्रश्न है, बंद करिए जल्दी से। प्रश्न है 86 नंबर, बोलता है कि निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल है? अध्ययन के लिए प्रक्रिया कौशल कौन है? देखिए, और इसको फर्स्ट देखते हैं, तथ्यों की सूची बनाना। सूची गलत होता है सब, सवाल उठाएंगे। परिकल्पनाएं बनाना, परीक्षण भी गया काम से, है ना? परिकल्पना गया, परीक्षण 86 का परीक्षण, हाँ परीक्षण चलेगा, परीक्षण चलेगा। अंतिम निष्कर्ष पहले ही नहीं पहुंचना है, इसको हटाइए। संवाद चलेगा। अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन, ये भी ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण, ये भी बेटर है। उत्तर गया आपका बी डी एफ जी एच, उत्तर नंबर ए पर। चलिए, ईवीएस शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री बताना है। सामग्री 87 का उत्तर बताए कौन सा होगा? महंगी होनी चाहिए, गलत बात है। शिक्षकों द्वारा स्वयं बनानी चाहिए। शिक्षक क्यों बनाएगा? छात्र केंद्रित होना चाहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज के पौधे कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा।
सुहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सुहा के बीज तारा के बीजों को तारा से बीजों से बड़े आकार के थे और अध्यापक ने पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। तो विद्यार्थियों ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होगी। मतलब ये नहीं है कि जिसके पास बड़ा बीज है उसका बड़ा ही पौधा होगा, ये जरूरी नहीं है। 88 का उत्तर क्या होगा? बड़े आकार के बीजों से बड़े पौधे उगेंगे, गलत बात है, जरूरी नहीं है। छोटे आकार के बीजों से छोटे पौधे, ये भी गलत बात है। बड़े छोटे आकार के बीजों से एक जैसे पौधे, ये भी गलत हो गया, है ना। बीजों को बो कर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़ा पौधा उगेगा और कौन से बीज से छोटा, इससे अच्छा होगा। इतना आसानी से प्रश्न को मतलब करवा दिया। ये ध्यान से अगर चारों ऑप्शन देखा जाए तो बेटर होगा। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व क्या है? प्रयोग क्यों होता है भाई? कार्य का महत्व क्या क्यों है बताएं। प्रयोगात्मक कार्य निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित है, ये निष्कर्ष गलत होता है। जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है, बात सही है। प्रयोग क्यों किया जाता है? कोई भी पढ़ाई का प्रयोग कर लीजिए तो अधिक दिन तक याद रहता है, इसीलिए प्रैक्टिकल को रखा गया है। अंतिम प्रश्न, शबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही थी और अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। रिदु ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा, ठीक है। शबाना को क्या करना चाहिए बताएं। 90 नंबर प्रश्न है। फर्स्ट बात बोला, रिधि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य अधातुओं के साथ रखा जाना चाहिए, गलत। हम डायरेक्ट डी पर आते हैं। डी बोला जा रहा है कि रिधि से कहना चाहिए कि वह समझाए कि उसे चाकू और सेब एक समूह में क्यों रखा। यही ना पूछेंगे भाई, क्योंकि रिधि ही रखा है चाकू सेब एक साथ, तो दूसरा कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं। उसी से पूछिए कि ऐसा तुमने क्यों किया। हो सकता है कहीं जवाब दे कि चाकू से सेब कट जाए। अब हिंदी करेंगे पेडागोजी, और हिंदी का गद्यांश पदांश जो अच्छा से पढ़ लिया समझिए कि उसका 15 नंबर फिक्स है। चलिए हम पढ़ते हैं मजेदार तरीका से, और आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जब हम पढ़ेंगे। तो तरीका मेरे जैसा ही होना चाहिए आप लोगों को पढ़ने का। हम ऐसे पढ़ते हैं, आप लोग ऐसे पढ़िएगा जैसे कि किसी को भाई सुना देना है, अभी तत्काल सुना देना है ना। चलिए, कल तो समझ लीजिए कि मेरा घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो रखा था, है ना। होता नहीं कि मेरे देश मैंने घर पे बहुत लोग आया था। सुदूर उत्तर में असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल से लोग, दक्षिण की बात करें तो तमिल और मलयाली, और हम सभी लगभग एक ही उम्र के, ना कोई बूढ़ा ना कोई बच्चा। गजब बात यह कि जिस तरह की आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था और अक्सर खाली रहने वाली जेब के चलते मैंने फैजाबाद छोड़ा, इन सब ने अपनी अपनी जगह कमोवेश उन्हीं वजहों से छोड़ी, है ना। असम वाले दोस्त से मैंने पूछा कि गुवाहाटी न छोड़ते तो क्या कर रहे होते। मतलब ये चल रहा है, मैंने सारे देश से उसके मैंने दोस्त लोग आए थे, सीधी सी बात है, सारे राज्य से, ठीक है। तो उसने पूछा कि भाई अगर गुवाहाटी नहीं छोड़ते तो क्या कर रहे होते। उसने बताया कि हम अपनी तरह इतनी टेंशन नहीं लेते, असम न छोड़ा होता तो घर में गिटार पड़ा है, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर टुनटुना रहे होते। नहीं, असम नहीं छोड़ रहते तो घर में गिटार पड़ा है, उसको उठा करके कोई पेड़ के नीचे बैठ के टुनटुनाए रहते ना, है ना। चांद के पार चलो वाला टोन बजाते रहते। चलिए, टुनटुना रहे होते, गा रहे होते बोला जा रहा है ना। अब देखिए, इन दोनों ब्रह्मपुत्र उधिराई हुई है, असम तबाह है, तो फिर भला वह कैसे
चर्चा में न आती। मैंने अभी तक यही सुना था कि ब्रह्मपुत्र चीन से जब चलती है तो इसे वहां यारलांग सांगपो के नाम से पुकारते हैं। मतलब पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहते हैं, तो यारलांग सांगपो। यानी घरों जैसी नदियां और घोड़ा नदी। यह भी सुना था कि भारत आते ही इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाने लगा है, लगता है ना। देखिए, यह सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक गधांश दिया है ना। मैंने पूरा और देना चाहिए, इसमें क्या क्या हुआ है और स्पष्ट करना चाहिए, इतने में ही खत्म कर दिया। तो लगभग हम बताते हैं इसमें क्या था कि सारे राज्य से उसके दोस्त इकट्ठा हुए थे, बैठ करके उसके घर पर चर्चा चल रहा था। वहां क्यों आए थे, क्योंकि वहां बाढ़ भी आया था, ब्रह्मपुत्र की बात भी हुई है इसमें, है ना। तो चलिए भाई, सबसे खतरनाक आपको गधांश आज मिला है। कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो रखा था। वाक्य में चौथाई देश से क्या तात्पर्य है, बताए। देश के कुल राज्यों के एक चौथाई लोग, है ना। यही आपका उत्तर बी पर गया। आर्य तिरछी सामाजिक व्यवस्था से क्या आश्रय है, सामाजिक विषमताएं। आर्य तिरछी लाइन विषमता, है ना। एक जैसा लाइन का था ना तो समानता होता, लेकिन आड़ी तिरछी लाइन बोल रहा है, एक जैसा लाइन नहीं है तो विषमता ही होगा। टोटल कहानी के होने के बाद भी आपको खुद से उत्तर करना हो रहा है। लेखक ने कौन सा शहर छोड़ा भाई, फैजाबाद लिखा हुआ था ना। गधांश के अनुसार गजब बात क्या थी, क्या गजब बात थी, तो सभी ने सामाजिक अव्यवस्था के कारण अपने शहर छोड़े, है ना। गजब व्यवस्था यही ना है, सामाजिक अव्यवस्था हो गया था, असम में बाढ़ की समस्या हो गई थी ना, इसलिए छोड़ करके आ गया। या अगर असम में रहता तो वो टुनटुनाते रहता गिटार। समूह से भिन्न युग्म को चुनिए। अपनी अपनी जो है वह सेम वर्ड है, इसको पुनरुक्त कहते हैं, पुनरुक्त कहते हैं, अपनी अपनी। बाकी सब आपका द्वंद है। निम्नलिखित में विशेषण विशेष का संबंध नहीं दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश तो वही राज्य है, विशेषण विशेष है नहीं, बाकी तो सब समझिए रहे। ये तो चुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं था। सामाजिक व्यवस्था में समास है, सामाजिक और व्यवस्था दोनों के बीच में शायद हाइफन लगा हुआ है, नहीं। समाज की व्यवस्था, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, समाज की व्यवस्था, और जिसमें का के की लग जाए, कारक चिन्ह लग जाए, वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना। इन दिनों ब्रह्मपुत्र उधिराई हुई है, असम तबाह है, वाक्य में रेखांकित से क्या तात्पर्य है। बस बाढ़ की बात मैंने बोला ना शुरुआत में, कुछ तो अनुमान लगा लेते हैं हम लोग और आप भी। चीन में ब्रह्मपुत्रों को किस नाम से जानते हैं, यारलांग सांगपो, है ना। 2 बार 3 बार इस पर बी पर जाएगा, यारलंग, हाँ ए सॉरी, आपका 99 का उत्तर जाएगा ए पर, यारलांग सांगपो। याल लांग फंसा देगा ना, ये तो फंसा देता। चलिए पद पर आते हैं, इसको कहते हैं पदांश। जो पढ़ लिया अच्छा से उसका कल्याण है, थोड़ा सा पकड़ में आ जाए। पूसा आ रही है, उगत जग चला है, निशा धूल चली है, धड़ी दृष्टि तम से सहज खुल चली है, नई जिंदगी पास के बंधनों से, नई चाल से आज अंगड़ा रही है। उषा ये होता है ना, ये सूर्य लगभग की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। कविता की पंक्तियों के आधार पर बताइए कि भोर होने पर क्या होता है। भोर होते ही अंधेरा दूर हो जाता है, उषा मन होता है जैसे कि प्रकाश जो है ना निकलता है। दृष्टि का तम से घिरना, तम मन होता है अंधकार, तम मतलब क्या होता है, और आपका दृष्टि अंधकार में चल जाएगा तो क्या उत्तर होगा,
अज्ञान का अंधेरा, दृष्टि का तम से घिरना माने अज्ञान का अंधेरा। थोड़ा सा अलग मीनिंग निकलता है कविता का, ठीक है। चलिए, जगत जग चला है से आश्रय नहीं है, नेगेटिव क्यों ले जाता है भाई, समझ में आता है। जगत मतलब उठ जाना, है ना, जग चला है, माने आप उठ गए हैं, जागरूक हो गए हैं, कर्मशील हो गए, लेकिन पृथ्वी का घूमना नहीं होगा, ये अलग चीज दिया है ना। तो चारों ऑप्शन के अनुसार आप एक अलग चुन सकते थे इसको। निशा की धूल चली है से क्या तात्पर्य है, बता दीजिए। निराशा दूर हो गई है, निशा की धूल चली है बने निराशा दूर हो गई है, बहुत अच्छा। निशा मने निराशा, कठिनाइयां के लिए कांटा के प्रयोग करता है कविता में, है ना। निशा का पर्यायवाची बताइए। निशा मतलब होता है रात्रि। उषा आ रही है, पंक्ति में अलंकार बताइए। उषा आ रही है, आने का काम कौन करता है, मनुष्य ना आता है भाई, तो आने वाला काम मानवीयकरण अलंकार, जिसमें मानव का थोड़ा सा बोध हो जाए। भाषा क्या है, आ गया पेडागोजी, अब करिए जरा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। पेडागोजी ट्रिक पर मारेंगे गर्दा उड़ेगा। भाषा, भाषा क्या है भाई, भाषा एक नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। भारत की विद्यालय कक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है, त्रिभाषा सूत्र है, क्योंकि फर्स्ट भाषा मातृभाषा। त्रिभाषा सूत्र में फर्स्ट कौन आता है, मातृ, दूसरा कौन आता है, हिंदी, तीसरा कौन आता है, आंग्ल भाषा, बोले तो अंग्रेजी। अगला प्रश्न, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है, वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोग द्वारा अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है। 108 का उत्तर करें। फर्स्ट बोला दोनों भाषा का सीखना भाषा अर्जन है, अंग्रेजी भाषा सीखना भाषा अर्जन है, मराठी अलग चीज है। अंग्रेजी भाषा सीखना भाषा अधिगम और मराठी भाषा सीखना अर्जन। सुनिएगा थोड़ा सा मेरी बात फिर से, प्रश्न क्या कहा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है, पटना से मुंबई, ठीक है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है, माने अंग्रेजी पढ़ने का काम करते हैं। सुनिएगा, आप लोगों पर ही हम प्रयोग करके बताते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, है ना, और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोग अंतःक्रिया करके मराठी सीखने की स्थिति में है, और आप जो है मराठी माने अगल बगल के लोगों से सीख रहे हैं। तो जो पढ़ते हैं ना उसको अधिगम कहते हैं। अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो उसको क्या कहेगा, अंग्रेजी भाषा सीखने का अधिगम है। जिस चीज को आप सीखिएगा पढ़ करके उसको अधिगम कहिएगा। मराठी भाषा जो है ना अर्जन होगा, क्योंकि आप दोस्त लोगों से अर्जित करिएगा। सी होगा 108 का सी। फिर से थोड़ा सा ठेठ में समझिएगा। आप अंग्रेजी, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या हुआ, अधिगम हुआ। आप घर पे गए, आपके सारा दोस्तों सा क्या बोला, मराठी, तो वो क्या करिएगा, सीखिएगा कि अर्जित करिएगा, दोस्त लोग से अर्जित करिएगा। यही उत्तर पूछ रहा था, समझ में आ गया होगा। चलिए, पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, मान लीजिए आप ही है, और वह अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, अंग्रेजी में भी ठीक पढ़ ले रहा है और मातृभाषा में पढ़ रहा था। इसके रूप में क्या इसे किस रूप में जाना जाएगा, 109 का उत्तर करें। कौशल स्थानांतरण कहेंगे, ठीक है। मातृभाषा में अच्छी तरह से पढ़ लेता है, वह अंग्रेजी में भी अच्छी तरह से पढ़ ले रहा है ना, तो कौशल का स्थानांतरण कहते हैं, क्योंकि वह मातृभाषा में पढ़ लिया, उसके बाद में उसको अच्छी तरह से अंग्रेजी में भी उसको कर दिया, तो स्थानांतरण ना हुआ। चलिए अगले प्रश्न को करिए। आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है, मान लीजिए आप ही हैं, प्रत्येक चीज हम आप पर प्रयोग करेंगे।
उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी। आपने क्या किया? पहेली हल करने के लिए दिया। विद्यार्थियों को 4 समूह में बांट दिया। 4 समूह में बांटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकालने को कहा कि पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम को इस युक्ति को किस नाम से जाना जाएगा? बताएं। तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, क्योंकि आप 4 समूह में बांट दिए हैं और आप पूछ रहे हैं कि भाई इसके बारे में क्या सोचते हो, पहेली के बारे में, तो तुरंत सोचेंगे ना, बोलने के लिए सोचना नहीं, तुरंत सोचेंगे तभी पहेली का जवाब जाएगा। अगला है कि किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार कौन सा है? पाठ्य सामग्री शिक्षार्थियों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक ठाक है। आगे देख लीजिए, पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए। बात सही है। पाठ्य सामग्री जो होता है ना, प्रमाणिक होता है। बिहार सरकार के द्वारा प्रमाणिक हो या भारत सरकार के द्वारा हो, और स्वाभाविक होनी चाहिए, तो इसी के अंदर में आ जाएगा आपका। कूट उठ नहीं ना दिया है। पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए। चलिए, सबसे अच्छा आप बी ही करिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है? हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा। तमिल है, संस्कृत है, मलयालम है, तेलुगु है, ये सब शास्त्रीय भाषा है। हिंदी राजभाषा है, अंग्रेजी सह राजभाषा है। ठीक है। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? और उस वीडियो को देखिएगा जो आप लोग के जो कराए थे वीडियो, काफी लोगों ने उसको पसंद किया। जो वीडियो यहाँ से चला था, काफी लोगों ने पसंद किया है उसे। मैराथन क्लास जो संपूर्ण EVS, काफी लोगों ने देखा है। चलिए, भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है भाई? घोषणात्मक ज्ञान। ये आपको लिखना होगा। भाषा के बारे में ज्ञान को क्या कहते हैं? तो घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसको रटना होगा, कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही पेडागोजी है। ठीक है। तो प्रश्न कोई पूछेगा कि घोषणात्मक ज्ञान किसे कहते हैं, तो भाषा के ज्ञान को ही घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। इसको लिख करके आप लोग रट लीजिएगा। चलिए, भाषा की केंद्रीयता क्या है? फिर आ गया, भाषा की केंद्रीयता क्या है? तो इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। हाँ, देखिए, कोई भी विषय को सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो भाषा क्या आ गया? केंद्र में आ गया ना। ये आपका उत्तर ए हो गया। ये कैसे कर लोगे? कह रहा है कि इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है। यहाँ क्या कर रहा है? भाषा की केंद्रीयता, है ना। तो इस बात का पहचान करिए कि विषय वस्तु में उस भाषा का क्या हुआ है, भूमिका है कि नहीं है। अगर भूमिका है तो केंद्रीयता है, या नहीं है तो नहीं है। ठीक है। तो इसका एक और है, देखिए, पेडागोजी तो है नहीं कि आप लोग इसको दिमाग से मार के कर लीजिएगा। पेडागोजी वो होता है जो पूछा जाता है कि अध्यापक होने के नाते आप क्या करते हैं, तो वो पेडागोजी होता है। ये है भाषा की केंद्रीयता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर जिस पाठ्य पुस्तक में उस भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है तो उसी को हम भाषा की केंद्रीयता कहेंगे। इसको आपको लिखना पड़ेगा। 2 प्रश्न। पोर्टफोलियो का आकलन क्या है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये भी पेडागोजी नहीं है। पोर्टफोलियो का आकलन क्या है? आकलन के लिए विद्यार्थियों को सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख करना। बच्चा जो भी कार्य करता है उसको अभिलेख माने नोट करना ही एक प्रकार से क्या होता है भाई, पोर्टफोलियो हो जाता है। इसको भी आपको लिखना। डी होगा, ये नहीं होगा। कक्षा में शिक्षक के अधिगम के लिए अभिलेख करना नहीं। कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख, केवल अधिगम माने क्या, सीखने वाला, अब बाकी सब नहीं करिएगा। तो आकलन के लिए शिक्षार्थियों को सीखने संबंधित सभी कार्य, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, जितना आप काम करते हैं सबका एक नोट रहता है, क्रमिक नोट, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। केवल पढ़ाई नहीं, केवल प्रगति नहीं, सब चीज, पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब
सबका रिपोर्ट एक जगह दर्ज कर दिया जाए तो वो पोर्टफोलियो हुआ। सरसरी तौर पर पठन है, जो सरसरी तौर पर पढ़ता है ना, तो पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पढ़ना। आप सरसरी नहीं देख रहे हैं, मतलब एकदम खोज रहे हैं कुछ हो, हाँ देखेंगे कि इसका अर्थ ये चीज है ना। तो पाठ में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए सरसरी तरह से पढ़िएगा, उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप। विशिष्ट सूचना, आप देखिए दूसरा प्रश्न, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए सरसरी तौर पर नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हाँ बारीकी से पढ़ेंगे भाई, याद रखिएगा। विशेष सूचना अगर निकालना हो तो बारीकी से। दक्षता आधारित पठन के किस बारे में सक्षम बनाता है? माने दक्षता के लिए पठन किसके बारे में सक्षम बनाता है? दक्षता, अभी परीक्षा लेने की बात कर रहा है बिहार सरकार। शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए, दक्ष माने क्या, निपुण है कि नहीं है आप, इसीलिए दक्षता आधारित पठन कहेंगे। आपका उत्तर ए। बाकी कोई ऑप्शन पर आप जाते हैं तो बताएं हमको। शिक्षार्थी समाज और कार्यस्थल पर चर्चा करे। अच्छा, कार्यस्थल पर चर्चा क्यों करेगा? चर्चा तो कहीं भी हो सकता है ना, कामे स्थल पर क्यों करेगा? क्या सबसे मजेदार, आपका निपुणता प्राप्त करने के लिए दक्षता की आवश्यकता है। अभी दक्षता एग्जाम होने वाला है, तब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। और जो लोग एग्जाम देंगे वो लोग 3 जिला चॉइस करेंगे, 3 जिला में से कहीं भी उसको एक जिला मिलेगा, वहां रह करके नौकरी करना होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को करते। 118 प्रश्न कहता है कि कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 समूह में बांटता है। बहुत मजेदार है, अगर आराम से पढ़ेंगे। और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप करने, है ना, बोलने के लिए एक मात्र चरित्र एवं भाषा देता है, तो इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? बहुत अच्छा है, क्योंकि रोल प्ले ही होगा, क्योंकि आप समूह में बांट दिए हैं और इसके बारे में बोलने के लिए बोला, तो बच्चा रोल प्ले कर रहा है अपना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर अपना ऑप्शन पेश करिएगा कि ये क्यों नहीं होगा, मैं जरूर करूंगा, उस ऑप्शन को चीर फाड़ किया जाएगा। एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधित कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके, रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार कर सके और अंततः अंतिम रूप से तैयार कर सके। यह अध्यापक किस युक्ति को इस्तेमाल कर? बहुत अच्छा काम हुआ इसमें। लेखन प्रक्रिया उपागम ही चल रहा है। क्या विद्यार्थियों लेखन संबंधित कक्षा में मुख्य बिंदुओं पर लिख सके, यही ना बोला है प्रश्न में। तो लेखने संबंधित उपागम के अंदर क्यों आया? रूपरेखा तैयार करिए तो लिखिएगा, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार कर सके, तो लिखे रहिए तब ना सुधार होगा, है ना। फिर प्रारूप तैयार कर सके, फिर भी लिखने की बात है इसमें, तो लेखन प्रक्रिया उपागम आएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, समाप्त होने के कगार पर है। 43 मिनट में आपका मैं 60 प्रश्न कराया। उच्चारण सीखने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है? आप लोग ही करेंगे इसका उत्तर। सभी विद्यार्थियों को स्वर ज्ञान विज्ञान पढ़ाना, उच्चारण कराना है ना, है? अगर आप किसी बच्चा का उच्चारण शुद्ध करवाना है, याद रखिएगा, तो विपरीतार्थक शब्द के माध्यम से उच्चारण करवाइए। जैसे राजा रानी, अगर उसको कहो कि राजा, तो नहीं अगर उच्चारण कर पा रहा है तो कहो कि राजा होता है ना, उसकी पत्नी को रानी कहते हैं, राजा रानी वाला बोलो ना। दाल भात अगर नहीं बोल पाता है ना, तो दाल भात कहोगे तो फटाफट बोलेगा, तो उससे उच्चारण उसका ठीक होते चला जाएगा और सही दिशा निर्देश पर आएगा। तो उच्चारण सिखाने का प्रभावशाली तरीका यदि आपसे जीवन में कभी भी पूछे तो याद रखिएगा विपरीतार्थक शब्द। एक लाइन में उत्तर मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।